नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा का इस साल बेसब्री से इंतजार था और इसकी एक बेहद अहम वजह यह थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो खुद को इसका दावेदार घोषित कर चुके थे। तो इस बात का इंतजार था कि क्या चयन समिति उनके नाम का ऐलान करेगी। आज नोबेल समिति ने जब ऐलान किया तो सब चौंक गए, क्योंकि इस साल ये पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को दिया जा रहा है। नोबेल समिति ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम इसमें शामिल था, लेकिन उनकी टीम के बिना किसी दबाव के फैसला लिया गया है। ट्रंप के दबाव अभियान के बारे में पूछे जाने पर नोबेल अध्यक्ष जॉर्गेन वाटने ने कहा कि समिति में अपना फैसला लेने का साहस और ईमानदारी दोनों है। ट्रंप की पैरवी के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि बल्कि उन्होंने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि समिति को हर साल हजारों पत्र मिलते हैं, समिति बिना किसी दबाव के फैसला लेती है। ट्रंप चले थे नोबेल लेने, इतने नोबेल नहीं है ट्रंप, ये नोबेल समिति ने बता दिया। मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं मेहमानों का और उसके बाद डिबेट में आते हैं। सुशील सिंघल, फॉर्मर डिप्लोमेट, हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ेंगे। फॉर्मर डिप्लोमेट मंजू सेठ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कर्नल तेज टिक्कू मेरे साथ यहाँ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार राकेश उपाध्याय कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर अंशु जोशी हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ आज डिबेट का हिस्सा होंगी। इसके अलावा दीपक वोरा साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट, हमारे साथ जुड़ेंगे। सुशील सिंघल जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या कहा जाए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए? ट्रंप के मुतालिक अब यही गाना याद आ रहा है मुझे। देखिए, ऐसा है कि ट्रंप जो है, प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत कीन है कि उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अब इसे पास्ट टेंस कर दीजिए सर, कीन थे। नहीं, अभी भी हैं वो तो। अभी देखिए, कोशिश बराबर जारी रहेगी। अभी अगले साल की तैयारी वो अभी से शुरू कर देंगे कि उनसे जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारेंगे। वो अब प्रेशर और बढ़ाएंगे आगे के लिए, ताकि उन्हें कम से कम 26 में तो मिल जाए, 25 में नहीं मिल पाया। तो इनका जो तरीका था और जो इनकी इच्छा है, लेकिन सारी बात यह है कि इच्छाओं से सारा कुछ नहीं होता। जैसे कि नोबेल पीस प्राइज कमेटी के चेयर ने बोला कि भाई हम जो है कोई पैरामीटर है, उसके बेसिस पर हम उसको निर्णय लिया जाता है। और जो इनके नोबेल पीस प्राइज के जो जिन्होंने एस्टेब्लिश किया, अल्फ्रेड नोबेल, उनकी विल है और उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को जो लोग नॉमिनेट भी कर रहे थे, मेरे ख्याल से केवल एक, मैं ये वर्ड यूज करूंगा इसको, साइकोफेंसी थी। क्योंकि उनको भी मालूम था कि जनवरी और के एंड तक, या 31 जनवरी या 1 फरवरी तक जो नॉमिनेशन आते हैं उनको ही कंसिडर किया जाता है। तो जो भी जैसे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कल उनको नॉमिनेट किया, उनको सबको मालूम था कि ये जो नॉमिनेशन हम कर रहे हैं केवल उनको एक खुश करने के लिए कहा जा रहा है कि हाँ ये डिजर्व करते हैं। तो इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं था। और जो भी वो पीस के जो बात कर रहे हैं कि मैंने 7 वार रुकवाई, 8 वार रुकवाई, वहां पीस मैंने ला दी, तो मेरे को तो कहीं दिख नहीं रहा कि वहां पर कहीं एक्चुअली वहां पीस आई है। बीट थाईलैंड के बारे में जो बात करते हैं एग्जाम्पल है, या ईरान के बारे में वो कह रहे हैं इजराइल ईरान का मैंने वार रुकवाया, और या पैलेस्टाइन की जो वो बात कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो बहुत ही ज्यादा उसमें जो है कहने की आवश्यकता नहीं है। तो वो जहां भी वो क्लेम कर रहे हैं वह रियलिटी में क्या हो रहा है या क्या हुआ है, और उनका अपना कितना रोल था उस सब स्थिति को लाने के लिए, उसके बारे में वो बात नहीं करना चाहते हैं। तो अगर इस तरह से अगर पीस जो नोबेल प्राइज मिलने लगा कि वो कभी उनकी कमेटी को फोन कर रहे हैं, कभी क्या जनरल असेंबली में जाके घोषणा कर रहे हैं, तो वो राष्ट्रपति हैं क्या है, मेरी तो समझ में आ नहीं रहा है ऐसा।
खैर है तो राष्ट्रपति। ठीक है सुशील सिंघल साहब, मैं लौटता हूं आपके पास। मंजू सेठ हमारे साथ है, फॉर्मर डिप्लोमेट। मंजू सेठ, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप खारिज हुए हैं नोबेल समिति की तरफ से। उनके पहले कार्यकाल में भी उनको अब्राहम समझौते के लिए नॉमिनेट किया गया था, तब भी उन्हें ये नोबेल नहीं मिला था। अब सुशील सिंघल साहब कह रहे हैं कि भाई अगले साल के लिए वो फिर से उम्मीद से भरे होंगे, लेकिन ट्रंप जिस तरीके से तिलमिलाए हैं इस घोषणा को सुनने के बाद, आपको क्या इसके रिपरकशंस दिखते हैं? क्या आने वाले समय में ट्रंप का कदम हो सकता है इसके बाद? अनुराग जी, मुझे लगता है आप मुझे मंजू सेठ जी कहकर यदि संबोधित कर रहे हैं तो मैं अंशु हूँ। अच्छा, माफ कीजिएगा अंशु जी। आपके प्रश्न का बिल्कुल जवाब देना चाहूंगी, क्योंकि 2 बजे से 2:30 बजे तक, लगभग 2:45 बजे तक मैं दूसरे चैनल पर जुड़ी हुई थी और मैंने लगातार संवाददाता जो एंकर थे उनको मैंने यही बात कही। मेरे साथ दीपक जी भी थे तब, कि ट्रंप को ये पुरस्कार मिलता हुआ तो नहीं दिखाई दे रहा। हम लोग ने ये भी चर्चा की थी कि एलन मस्क भी इस दौड़ में शामिल है, उनको भी ये पुरस्कार नहीं ही मिलेगा, क्योंकि एक तो ये नॉर्वे की जो समिति है नोबेल शांति पुरस्कार की, 1901 में अल्फ्रेड नोबेल ने जो अपनी विल की थी, उसके बाद बाकी की जो नोबेल प्राइजेस की कमिटीज हैं अलग अलग विषयों की, वो तो स्वीडिश है, लेकिन ये एक अकेली कमिटी है जो नॉर्वेजियन है, 5 जजेस हैं, और ये किसी पॉलिटिकल प्रेशर को अनुराग जी लेते नहीं है। और इनके लिए देखिए जो सुरक्षा के मायने हैं वो सिर्फ युद्ध रुकवाना नहीं है, अलग अलग प्रकार की मानवीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, प्रजातांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा, ये तमाम सुरक्षा के मायने हैं। तो मारिया मचाडो को जो ये पुरस्कार मिला है, वेनेजुएलन है, नेता प्रतिपक्ष है, उनके प्रोलॉन्ग्ड एक फाइट टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन वेनेजुएला पर मिला है। तो ट्रंप को पहले तो शोभा नहीं देता, मुझे कहना नहीं चाहिए, इस तरह से मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन देश के, विश्व के सबसे शक्तिवान देश के सर्वोच्च नेता के रूप में अपने आप को वो एस्टेब्लिश करते हैं, तो इस दौड़ में उनको दौड़ना ही नहीं चाहिए था। 2020 में भी उनका नाम, तब तो खैर चलो अब्राहम अकॉर्ड उन्होंने करवाया था साइन, पश्चिम एशिया में संघर्ष रुकवाने की उन्होंने कवायद की थी, सफल कवायद की थी इजराइल और अरब देशों के बीच में, बहुत हिस्टोरिक पैक्ट उन्होंने करवाया था। तो तब की जो एक एमपी थी अमेरिकन, क्लाउडिया टीनी, उन्होंने उनका नाम अनुमोदित किया था पुरस्कार के लिए, पर तब भी उनको नहीं मिल पाया था। तो ये एक बहुत रोचक बात है कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रसिद्धि अपना करतब दिखला के। ये एक ऐसा नोबेल पीस प्राइज की जो शर्तें हैं, जिस तरह से कमिटी डिसाइड करती है, उसके जो मायने हैं, उसके जो मापदंड हैं वो अलग हैं, सुरक्षा के मायने बहुत विस्तारित हैं। और ट्रंप जिन 7 युद्धों को रुकवाने की अभी हाल फिलहाल बात कर रहे थे, जिसके बेसिस पे वो ये नोबेल पीस प्राइज पर अपना दावा ठोक रहे थे, तो इसमें से कौन से, ये इस फेहरिस्त में कौन से जंग उन्होंने रुकवाई है, इसमें तो पूरे विश्व का प्रश्न है ये बहुत बड़ा। भारत पाकिस्तान की सीज फायर की बात कर रहे हैं, पहले तो हमारे बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ, हमने एक ऑपरेशन सिंदूर किया, हमसे पाकिस्तान के टीजीएमओ ने रिक्वेस्ट की, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं, और हमने उसको रोक दिया, तो हमने डीएस्केलेट किया, हम डिसएंगेज हुए। तो एक ट्रूस वाली स्थिति की बात ही नहीं थी जिसको वो क्लेम करते चले आ रहे हैं, और फिर लगातार भारतीय सरकार के द्वारा और ऊपर से पाकिस्तान के विदेश मंत्री के द्वारा भी इसको खारिज किया गया। तो ये एक सीधा दिखाई पड़ रहा था कि ट्रंप को ये प्राइज तो नहीं मिल सकता, और अब वही स्थिति सामने आई हुई है। ठीक है अंशु जोशी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। बहुत खुश नजर आ रहे हैं दीपक वोरा साहब, मैं देख रहा हूं। दीपक वोरा साहब, क्यों खुश हैं आप? एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, इस वक्त ये स्थिति है डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन जैसा अंशु जोशी कह रहे हैं कि भाई ये तो तय था कि उनको नोबेल नहीं मिलना था, तो फिर वो इतना दावा क्यों ठोक रहे थे अपने नोबेल पुरस्कार जीतने को लेकर के? सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये मौका दिया है आपसे बातचीत करने का, आपसे सीखने का। मैं समय गोवा में हूँ, समुद्र के तट पर। अरे वाह! और आपका जब फोन आया तो मैं बाहर निकल आया, जल्दी से कोट पहना हुआ है मैंने ऊपर, लेकिन नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। मैं वापस आ रहा हूँ स्विमिंग करने के लिए। अब मैं बताता हूँ क्या होगा आज शाम को। या तो वो नॉर्वे स्वीडन पे हमला करेगा या वेनेजुएला पे हमला करेगा, गुस्सा निकालेगा उस महिला पर। मैं उनको मिला हुआ हूँ, बाय द वे, दैट लेडी, शी वाज, वो लड़ रही थी फॉर ह्यूमन राइट। किसी ने नाम नहीं सुना था उसका पहले, अब थोड़ी पॉपुलर हो जाएंगी क्योंकि उनको ये अवार्ड मिला है। सो अच्छी बात है। बट रियलिटी ये है कि इस कमिटी ने, जिसकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो गई थी जब ये सारे अमेरिकन लोगों को, ओबामा को भी अवार्ड दे दिया था कि फॉर नो रीजन। आपको याद होगा सर, यासिर अराफात और वो रिजाक रबीन को भी अवार्ड दे दिया था, जो वो कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुए थे। कैंप डेविड अकॉर्ड 2 साल में ठप हो गए। तो ये इसकी क्रेडिबिलिटी इतनी कम हो गई थी, इस बार इस बदमाश को नहीं देना है, जो मर्जी हो जाए, ये जो मर्जी कहता रहे। तो इसने अब जो है, देखते हैं अभी क्या स्टेटमेंट करेगा, क्या ऐलान करेगा। या तो वेनेजुएला को ठोकेगा, या फिर ये कुछ कहेगा कि ये बेकार की है, मैं फंडिंग बंद कर दूंगा संयुक्त राष्ट्र संघ को। उसको पता नहीं है कि नोबेल कमेटी और यूनाइटेड नेशंस का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ये फंडिंग भी बंद कर देगा, कुछ ना कुछ करेगा। या फिर 2027
या 2028 में रिटायरमेंट उपरांत कहेगा कि मुझे नोबेल पीस प्राइज इसलिए दिया जाए कि मैं छोड़ के चला गया, मैंने कोई नई जंग नहीं छिड़ी। ये भी एक कारण हो सकता है जी। So this is what I think he's going to do, sir. But I find it very funny. मुझे बहुत मजा आ रहा है कि हाँ, मेरे को दिख रहा है वो मजा आपके चेहरे पर दिख रहा है, वो खुशी आपके चेहरे पर दिख रही है। बहरहाल हम ये बता देते हैं कि वेनेजुएला की राजनेता और एक्टिविस्ट जिनको नोबेल मिला है उनके बारे में और क्या कुछ जानकारी है जो आपको जाननी चाहिए। देखिए, वेनेजुएला की राजनेता हैं, वो एक्टिविस्ट हैं। मारिया कोरिना मचाडो के बारे में हम बात करें, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला है इस बार का, जिन्होंने ट्रंप का दिल भी तोड़ा है अपने नाम के ऐलान के साथ ही। मास्टर डिग्री है उनके पास हार्वर्ड से और पेशे से इंजीनियर हैं वो। वेनेजुएला की पूर्व सांसद रह चुकी हैं, अभी विपक्षी नेता हैं। उनकी पहचान है विपक्षी नेता के तौर पर। लोकतांत्रिक अधिकारों की लगातार लड़ाई लड़ती रही हैं और अब भी लड़ रही हैं। मानवाधिकारों की पुरजोर हिमायती रही हैं और अब भी हैं। और युवाओं और प्रवासियों में भारी लोकप्रियता है उनकी। वेनेजुएला की मौजूदा सरकार के खिलाफ भी उनको मुखर अक्सर देखा जाता है। वेनेजुएला में कई बार राजनीतिक प्रतिबंध झेले हैं उन्होंने, कई बार गंभीर धमकियों का सामना भी उन्हें करना पड़ा है। ये है इस बार की नोबेल पीस प्राइज विजेता। चलिए डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। अब मेरे साथ यहाँ कर्नल तेज टिक्कू साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। तेज टिक्कू साहब, हमने सुना कि नोबेल समिति ने कहा कि वो मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला नहीं लेते, उनके पास हजारों लाखों की तादाद में चिट्ठियां आती हैं, वो उनसे प्रभावित नहीं होते, वो अनबायस्ड होकर के विजेता का चुनाव करते हैं। अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए प्रभावित चिट्ठियों से और मीडिया रिपोर्ट्स दोनों ही से, लेकिन क्या इससे कहीं ये संकेत आता है कि ये समिति तानाशाह है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से बराक ओबामा का नाम लिया कि भाई उन्हें किस लिए नोबेल दिया गया था, किसी काम के लिए उन्हें नोबेल नहीं मिला था, तो इससे एक साउंड ये भी आता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी यही कहना चाह रहे हैं कि ये समिति तानाशाह है। देखिए, मैं मानता हूँ दो इश्यूज हैं इसमें। एक तो बात यह है कि नोबेल पीस प्राइज हमेशा लगता है कि इसके पीछे एक पॉलिटिकल एजेंडा है। देखिए, मैं आप ओबामा को पीस प्राइज मिला, मेरे ख्याल से 6 महीने हो गए थे उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट। उसने क्या किया था वो अभी तक मुझे कम से कम समझ में नहीं आया। हाँ। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, दुनिया के सबसे बड़े पीस आइकन महात्मा गांधी हैं और दुनिया उसको एक्नॉलेज करती है, लेकिन महात्मा गांधी को नोबेल पीस प्राइज क्यों नहीं मिला? उनके बताए हुए रास्ते पर मार्टिन लूथर किंग चले, उनको नोबेल प्राइज मिला। नेल्सन मंडेला चले, उनको नोबेल प्राइज मिला। मलाला यूसुफजाई को उस छोटी उम्र में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था? हाँ, वो एजुकेशन फैला रही थी, उनको गोली लगी थी, लेकिन इतना मैसिव कंट्रीब्यूशन तो था नहीं उनको नोबेल पीस प्राइज मिले। तो मैं मानता हूँ कि नोबेल पीस प्राइज भी, उसमें भी काफ़ी सारी मेरे ख्याल से पॉलिटिकल एंगल्स देखी जाती है। जहाँ तक ट्रंप साहब को मिलने की बात है, देखो, इन्होंने बोला कि मुझे इसलिए मिलना चाहिए कि इन्होंने 7 जंग रुका है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर उन्होंने बोला था मैं 1 हफ्ते में बंद करूंगा, वो बल्कि और ही तेज हो रहा है। जहाँ तक गाज़ा की बात है, वो जंग जो है वो सरेंडर डॉक्यूमेंट है हमस के लिए, और वहाँ पर गाज़ा में अभी भी जितने इस्लामिक जिहाद वाले हैं उनके लिए सरेंडर डॉक्यूमेंट है। और वो सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करेंगे इस वजह से नहीं कि ट्रंप ने उनको कुछ बोला, इस वजह से कि उनके पास और कोई विकल्प है ही नहीं, या तो वो मरने के लिए तैयार हो, उनके लिए एक ही विकल्प है कि भाई हम अपने हथियार छोड़े, हमें यहाँ से जाने दो। तो मैं नहीं मानता हूँ कि ट्रंप ने कोई वॉर रुकाया है, और ये जितने वॉर्स की मैंने बात करी है ये कुछ समय के लिए रुकेंगे, उसके बाद फिर चालू हो जाएंगे। आप देखेंगे गाज़ा के अंदर क्या होने वाला है। इजराइल वहाँ पर किसी को आने नहीं देगी, वहाँ पर एक संयुक्त एक गवर्नेंस बनेगी। तो मैं मानता हूँ कि ट्रंप की खुद की अपनी पैरवी करने पर भी मेरे ख्याल से वो अनबिकमिंग था यूएस प्रेसिडेंट के लिए। दूसरी बात मैं बताता हूँ, ट्रंप का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आप देख लें, उन्होंने पोर्टलैंड में आर्मी को भेजा है, उन्होंने शिकागो में आर्मी को भेजा है। तो क्या वो पीस एस्टैब्लिश कर रहे हैं? जहां पर डेमोक्रेट्स रूल कर रहे हैं वहां पर वो फौज भेज रहा है अपने देश के अंदर। वहां तो लोग कह रहे हैं ये सिविल वॉर के कगार पर पहुंचे हम। तो इस कारण उसको नोबेल पीस प्राइज देना तो उसकी बहुत ही बेइज्जती हो जाती। तो मैं मानता हूं ये करेक्ट डिसीजन है, और ट्रंप कितना भी बोले, कितना भी आप कह रहे हैं कि मलाला यूसुफजई को या फिर बराक ओबामा को देना गलत फैसला हो सकता है, लेकिन ट्रंप को ना देना गलत फैसला नहीं है। यासिर अराफत को, हाँ, अच्छा, यासिर अराफत को भी। ठीक है, मेरे साथ मंजू सेठ भी हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट। मंजू सेठ जी, अब सवाल ये कि दीपक वोरा जिस तरीके से कह रहे हैं कि वेनेजुएला पर हमला कर सकता है ट्रंप, ये हमला वेनेजुएला पर होगा या गुस्सा पुतिन पर भी उतर सकता है?
मुश्किल है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ट्रम्प कितने अनप्रिडिक्टेबल हैं। उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा वो ही जानते हैं। नोबडी एल्स कैन प्रिडिक्ट एनीथिंग, एनीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल, वो उनको भी अटैक कर सकते हैं, किसी को भी अटैक कर सकते हैं, इंडिया पे भी गुस्सा और निकाल सकते हैं कि इंडिया ने उनको नहीं सपोर्ट किया, किसी पे भी निकाल। तो इतने नाराज भी होंगे, दुखी भी होंगे, तो वो किसी के ऊपर भी जो उनको सामने दिखेगा कि अब ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, वो उसके ऊपर बिल्कुल जरूर मुझे लगता है कि वो एक्शन लेंगे, क्योंकि वही अभी पिछले हम देख रहे हैं जब से इलेक्ट हुए हैं, जब से सरकार उन्होंने संभाली है, तो यही कर रहे हैं। कोई मतलब देयर इज नो, ऑफ कोर्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इज बिहाइंड, उसका पूरा जो एजेंडा है उसके पीछे यही है, मागा का एजेंडा है, और उसके तहत वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो चाह रहे थे कि मेक ट्रम्प ग्रेट ऑल्सो, बट आई थिंक मेक ट्रम्प ग्रेट, दो तीन चीजें भी हैं। मैं देख रही थी कि नॉमिनेशंस जो हैं वो लास्ट डेट के बाद दी गई, और जो मेनली एक्टिविटीज हैं वो पिछले साल 2024 के दौरान कवर की गई हैं। तो अगर ये सब चीजें देखें, और वैसे भी क्योंकि वो इतनी मांग रहे थे, और एज वेरी राइटली सेड, अनबिकमिंग ऑफ अ लीडर, वर्ल्ड लीडर, तो उम्मीद तो कम ही थी कि उनको मिलेगा। और हाँ, मेरा भी मानना है कि थोड़ा पॉलिटिकल एजेंडा जरूर रहता है इन नॉमिनेशंस में। हम देख ही रहे हैं कि सो मेनी प्रीवियस जो हमारे हर एक फील्ड मैच, नॉट ओनली इन द पीस प्राइज बट इवन इन द अदर्स, हम देखेंगे कि काफी एक टिल्ट रहता है वहाँ की जो कमिटीज होती हैं, जिस वजह से भी हमेशा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इतनी नहीं है जो मुझे नजर आ रहा है। तो आई थिंक वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको कहेंगे ट्रांसपेरेंट नहीं है, और क्योंकि वेनेजुएला के साथ उनकी कुछ चल रही थी, अनबन चल रही, तो हो सकता है कि वहां पे भी ये एक्शन ले। ठीक है, ठीक है। मंजू जी मैं लौटूंगा। आप मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ हैं। के सिन्हा सर, मैंने एक सवाल जो सोचा था कि आपसे पूछूंगा, वही सवाल आपसे पूछता हूं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया था डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल के लिए, मुझे लगता है कि हवा निकली है पाकिस्तान की, वो मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये कि भारत साथ नहीं खड़ा हुआ इस नॉमिनेशन की। ये कितना बड़ा जवाब है उन लोगों के लिए जो कह रहे थे कि ट्रंप ने मध्यस्थता की और भारत जवाब नहीं दे रहा, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे। मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस लाउडनेस के साथ हमने ट्रंप के उस मध्यस्थता के दावे को, सीजफायर के दावे को खारिज किया है, यह ऐतिहासिक होने वाला है। जय हिंद अनुराग जी, आपने मेरे से सवाल किया है कि पाकिस्तान की जो रोल रही है डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट करने के लिए। देखिए, ये नॉमिनेशंस हमने जब सुना, जब आपको 17 जून को जब वो चले गए अमेरिका में, और उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप और जो आसिम मुनीर हैं, उनके जो फील्ड मार्शल साहब का एक लंच हुआ, उसके बाद वहाँ से आवाज़ उठी कि ये नॉमिनेट करेंगे। हाँ। और नॉमिनेशंस के लिए उसके बाद उनके प्रधानमंत्री भी पहुँचे, सेकंड टाइम आपने देखा UNGSC के बाद में। तो एक तमाचा तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा तमाचा है पाकिस्तान के, जो एक आप हम उसकी वर्ड यदि मैं यूज़ करूँ तो कभी चमचागिरी की एक सीमाएं होती हैं। उस चमचागिरी में आप इतने आगे निकल जाइए कि आप सारे चीज़ों को लांघ दें। और ये एक बहुत बड़ा उनके ऊपर भी पड़ता है तमाचा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर में भी, जो कि मेरे ख्याल से अभी तक 35 बार ये कह चुके हैं कि हमने भारत और इसके बीच में शांति करा दी। 47 से लेकर आज तक हम जब हैं, तो हमारे बीच में तो कभी, और सब में उसमें काफ़ी समय में, चाहे वो 71 की बात करें, 65 में हो, आपको अमेरिका का हाथ तो दिखाई देता ही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी होता है, क्योंकि उनकी फ्रंटलाइन स्टेट रही है ये, जो उनका जो स्ट्रैटेजिकली वो करते हैं। फेनोमेनल पार्टनर कहते हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान तो हरदम पीछा रहता है। जिस तरह से ये तो उन्होंने केवल शांति की बात की, इन्होंने शांति के लिए कह दिया, उसके बाद उनके जो सवाल सरी साहब भी किए। मगर आप ये देखिए अनुराग साहब, यदि आप इसको जरा डीपली जाकर देखेंगे, फेनोमेनल पार्टनर, मोस्ट फेवर्ड नेशंस आउट ऑफ द NATO, जो चीज़ें हैं, यदि इन चीज़ों के आवाज़ में यदि कोई आपको नॉमिनेट करे, ये भी है, कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब भी इसमें कहीं लिस्ट में थे, एलन मस्क। तो देखिए, जब मैं ये मानता हूँ मारिया कोरेना मंचांडो की, जो हम देखते हैं, क्योंकि मैं उनको फॉलो तो कर ही रहा था, कि BBC 100 जो 100 लिस्ट निकाली थी 2018 में, तो उनका नाम था मारिया कोरेना मंचांडो का। उसी तरह जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं 100, और वो भी टाइम्स। तो ये जो लॉबिंग होती है, लॉबिंग बहुत आयाम है इसके, और इन आयामों के कारण जो एक्चुअल इसका हकदार होता है। अब आप बताइए, बैरक ओबामा पे हाथ उठ रहे हैं, अराफात पे हाथ
उठते हैं, सभी ओपनली जानते हैं ना कि इन लोगों ने क्या किया, अराफात ने क्या किया, ऑस्लो अकॉर्ड में क्या किया था, क्या उनका योगदान रहा, क्यों नहीं शांति आई वहां पर जिस तरह से वो पीएलओ को चला रहे थे। भारत ने भी उनको दिया है, भारत ने भी अवार्ड दिया था अराफात को। तो ये जो लॉबिंग है ना, इस लॉबिंग के अब आप देखेंगे कल दावेदार हो जाएगा हमास ने कर दिया ना, अभी साइन कर दिया कि हाँ हम छोड़ देंगे 20 आदमी को, तो आप उसको दे दीजिए। बात इसकी होती है कि हम लोग इसके चक्कर में पड़ भी जाते हैं, क्योंकि आज यदि हम डिबेट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला नोबेल पुरस्कार, बाजी मार गई या मारिया कोरोना मचांडो, और उसके ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं, तो ये डिबेट कहीं ना कहीं बेईमानी हो जाती है। और इसलिए बेईमानी होती है कि कोई कहता है कि 1000 साल से भी आप लोग इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से लड़, 1000 साल तो हमारे बने भी नहीं हुआ, इस तरह की बातें भी होती हैं। तो हम शांति लेकर आ जाएंगे यदि आप 7 जगहों के नाम या 8, अभी तो वो 11 गिनाना शुरू कर दिए, यदि आप देखिएगा चाहे उसको आर्मेनिया अजरबैजान में देखिए, कोई शांति तो आई नहीं है। अजरबैजान जस्ट एक, क्योंकि वहां पर एक कॉरिडोर बन गया है, ट्रंप कॉरिडोर, तो वो उसके लिए हकदार हो जाते हैं कि हमने कर दिया वहां पर। तो ये जो चीजें टोकनिज्म है, कहीं ना कहीं हम 21वीं सदी में इसको देख रहे हैं, ये बहुत डेंजरस है। इट इज वेरी वेरी डेंजरस कि आप केवल पेरिफेरियल में आपके काम करें। और देखिए यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या हो रहा है, वहां के लोग तो मारे जा रहे हैं, उसको फ्रंटलाइन स्टेट की तरह रहते हैं। वो तो कहते हैं कि हम टॉकहम मिसाइल दे देंगे। अब यदि बात नहीं हुआ, टॉमहॉक मिसाइल की बातें हो रही है ना, टॉमहॉक मिसाइल आएगा तो ये न्यूक्लियर वॉर होकर चाहेगा, ये आप देख के चलिए। तो आप न्यूक्लियर वॉर को भड़काने के लिए, और हम उनको गिनते हैं कि नहीं, उनको क्यों नहीं मिला, क्यों वो पीछे रह गए, क्यों वो, आप लॉबिंग कराइए। लॉबिंग उन्होंने पाकिस्तान से करा ले, वो नॉर्थ कोरिया से जाके लॉबिंग करा ले, क्योंकि उनसे भी मिलकर आए थे वो वहां। तो ये लॉबिंग की जो बात है, और जो ये निकलती है ना 100 की लिस्ट, 6 कौन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल है, तो मारिया कोरोना मचांडो को भी यदि आप जाएंगे ऑपोजिशन, उन्होंने राष्ट्रपति का ये भी अभी लड़ी थी, वो अभी उन्होंने मादुरो को हराया है 2024 में। तो ये भी एक लॉबिंग है, लॉबिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। और मेरे को नॉर्वे की समिति से बहुत ज़्यादा तो आशाएं नहीं लगती हैं कि हर एक साल यदि आप जाएंगे डीपली तो आपको कहीं ना कहीं एक काला दाग दिखाई देगा। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं दीपक वोरा साहब, लेकिन उससे पहले राकेश उपाध्याय सीनियर जर्नलिस्ट हमारे मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। राकेश उपाध्याय जी, हालांकि के सिन्हा साहब बच गए मेरे उस सवाल से जिसमें मैंने उनसे पूछा था कि हमारे देश में जिन लोगों ने सवाल उठाया था कि ट्रंप 35 बार कह चुका है कि उसने सीज फायर कराया, मैं सुना नहीं, क्या मैं बचा नहीं साहब, मैं सुन नहीं पाया। एक मिनट, मैं अनुराग भाई बोलना चाहूंगा। बोलिए। देश में लोगों ने किया था वो, हाँ देखिए अनुराग जी, वो देश के जिन लोगों ने भी खड़े होकर के, सॉरी मैं सुन नहीं पाया था, आपकी आवाज नहीं, कोई बात नहीं सर, हाँ, मैं तो उनके ऐसा बरखिलाफ हूं, ऐसे बरखिलाफ हूं, जबकि भारत एक अपनी अस्तित्व की लड़ाई, और देखिए ये आप करें कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे अस्तित्व की लड़ाई थी, 2 न्यूक्लियर देश के बीच में, और उसके अंदर में घी सेकने वाले, तो उनके अंदर में मैं जितना पुरजोर से उनकी बातें करूंगा, जो भी खड़े होकर के जो उनकी लॉबिंग करते थे, कि कितनी बार संसद तक में देखा, उनसे ज्यादा यदि मैं उसकी विवेचना करूं, मेरे से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। नहीं, ठीक है, मैं बहुत उनको ये कहता हूं कि मैं लौटता हूं आपके पास। जी मैं लौटता हूं आपके पास। राकेश उपाध्याय जी, क्या अब एक नई डिबेट यहां हिंदुस्तान में हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत ने बड़े पुरजोर तरीके से ट्रंप के 35 बार किए उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि हाँ मैंने जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, मध्यस्थता की। राकेश नहीं, कोई बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ट्रंप ने लगातार जो टैरिफ वार करके भारत के ऊपर एक अपनी तानाशाही थोपने की कोशिश की, अपनी जनता के नज़रिए के खिलाफ जा कर के। वहाँ के लोगों में गुस्सा था इस बात को लेकर कि ये मनमाने तरीके से अमेरिका का शासन चला रहे हैं, और खुद ही मतलब सजनी हमहू राजकुमार, खुद ही राजकुमार बनकर विश्व शांति का ढिढोरा पीट रहे हैं। और उसमें वो चाहते थे, उनकी इच्छा थी कि हमें किसी तरह से भारत से समर्थन मिल जाए। भारत के प्रधानमंत्री भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का श्रेय उनको दे दें। लेकिन ये श्रेय जो सच्चाई थी कि हमने तो बाइलेटरल बातचीत के आधार पर पाकिस्तान के सरेंडर इंडिकेशन के बाद हमारी सेनाओं ने एक मौका दिया कि चलो भाई शांति स्थापित कर लें, लेकिन वो केवल पॉज है, अभी युद्ध रुका नहीं है।
जैसे पॉज आपने गाजा में किया, तो गाजा में तो 2 साल लगातार इतना करने के बाद 70,000 लोगों की जान चली गई, निर्दोष भी मारे गए, आतंकवादी भी मारे गए, हमास का सफाया हुआ, हिजबुल्लाह का सफाया हुआ। तो ये सब करने कराने के बाद 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। तो यही ओबामा का अब यहाँ दूसरा मामला भी है, इंटरनल पॉलिटिक्स अमेरिका की है, क्योंकि डेमोक्रेट थे ओबामा, और ओबामा को तो बिना कुछ किए ही नोबेल मिल गया था। 8 महीने उनकी सरकार को हुए थे बराक ओबामा की, और उनको नोबेल कमेटी ने जाने क्या ग्राउंड बनाया अचानक कि डेमोक्रेट को नोबेल मिल गया। अब यहाँ तो दूसरा कार्यकाल है, ट्रंप 2 गवर्नमेंट है, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम टेन्योर में दिया ना दूसरे, हाँ, ना पहले में दिया ना दूसरे में दिया, तो उनकी खींच होना स्वाभाविक है। हालांकि अमेरिका में मेरा ख्याल है ओबामा चौथे राष्ट्रपति थे जिनको मिला, उसके पहले जिमी कार्टर का एक बड़ा लंबा इतिहास है पीस प्रोसेस का, ह्यूमन राइट्स का। राकेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, आप थोड़ा लेट जुड़े हैं। दीपक वोरा साहब जो हैं इस वक्त गोवा के बीच पर मजे कर रहे हैं, और उन्हें वापस उस बीच पर जाना है। ट्रंप नॉमिनेशन जो खारिज हुआ है उसकी खुशी भी मनानी है। दीपक वोरा साहब, एक सवाल लेकर मैं आपको छोड़ता हूं। जैसे हमारे यहाँ लता दीदी थी, लता मंगेशकर जी थी, उन्होंने एक समय के बाद अवार्ड लेने से मना कर दिया था कि भाई उन्हें पता था कि मैं अगर नॉमिनेशन में रहूंगी तो कोई और जीत ही नहीं पाएगा। ट्रंप जो है नोबेल के लिए अपने दावेदारी करके उतने महान नहीं बने। अगर वो इस दावेदारी को देते ही नहीं, मतलब इस दौड़ से ही बाहर हो जाते, तब क्या वो ज्यादा महान कहलाते? उसका ईगो इतना बड़ा है कि वो ये चीजें देख नहीं पाता है। और एक चीज और सर, जो नोबेल कमेटी है, उन्होंने जो अवार्ड्स दिए हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो गई थी। अभी जनरल साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वगैरह चलता है। अगर ट्रंप को दे देते तो आई वुड हैव सेड कि नोबेल प्राइज तो कबाड़ी बाजार में बिकते हैं। दैट उस लेवल पे ये लोग पहुंच जाते, इनकी अहमियत नहीं रहनी थी। दे हैव सेव्ड देमसेल्व्स, और उनकी मैं अप्रिसिएशन करना चाहता हूं कि आप लोगों ने पॉलिटिकल दबाव नहीं लिया। कितना प्रेशर डाला, फूल मार्शल ने किया, इसने किया, उसने किया, इजराइल ने भी उनको नॉमिनेट किया था, बहुत से लोगों ने किया, लेकिन वो माने नहीं, क्योंकि इनकी छवि अब अंतर्राष्ट्रीय बहुत कमजोर हो चुकी है। सो माय ओन फीलिंग इज, अगर ये कहता कि देखिए मैं जानता हूं कि मैं दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हूं, मुझे नहीं चाहिए, किसी और को दे दीजिए, आई थिंक मेरा रिस्पेक्ट इनके लिए ऊपर चला जाता। अब मेरी बीच बंद होने वाली है तो मैं नहाने के लिए पिछले जा रहा हूं। ना ठीक है सर, आप एंजॉय कीजिए, आप गोवा एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आगे बढ़ता हूं, सुशील सिंघल साहब, अब सवाल यह है कि एक आकलन यहां पे सभी जानकारों का यह कहना है कि ये खींच जो है दुनिया को किसी भी रूप में देखने को मिल सकती है। क्या समझा जाए कि वाकई में डोनाल्ड ट्रंप की खींच देखने को मिलेगी, या नोबेल ने खारिज किया ट्रंप को तो ट्रंप कमजोर पड़े हैं, ये पूरी दुनिया में एक संदेश गया है? देखिए, ऐसा है कि ये जो आई थिंक सभी को मालूम था, ये मेरे ख्याल से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ के, कि ये सब जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक तरीके से ये जोक ही था सबके लिए मेरे ख्याल से। तो ट्रंप, अभी मेरे से व्हाइट हाउस की भी एक ट्वीट आ गई है, उनके कम्युनिकेशन डायरेक्टर ने बोल दिया है कि पॉलिटिक्स ओवर पीस हैज वॉन। तो उसमें उनकी जो खींच है वो साफ दिख गई है उसमें। और मेरे ख्याल से कोई जो है उसके लिए आंसू नहीं बहाने वाला है कि अगर उनको नहीं मिला है तो इसमें जो है बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से नहीं कुछ होने वाला है। ट्रंप साहब कुछ ना कुछ ट्वीट डालेंगे, आज मेरे ख्याल से आज रात को अपने जो उनका जो मीडिया है ट्रुथ सोशल, उस पर कुछ लिखेंगे। और नॉर्वे को कुछ परेशानी चल रही है, आई थिंक उनका जो ईयू में थोड़ा इश्यूज हैं, तो उनकी मेरे विचार से समस्या बढ़ने वाली है उसके लिए, क्योंकि वो उनके मंत्री जी से उनसे सबसे बात भी की थी उन्होंने कहा भाई तुमने मेरा काम नहीं किया। तो अब वो जरूर उनके ऊपर वो खींच निकालेंगे, और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। ठीक है, अंशु जोशी जी, क्या ये ट्रंप कार्ड होगा ट्रंप के पास? जिस तरीके से हम भी मान रहे कि बराक ओबामा को 8 महीने के कार्यकाल में ही नोबेल मिल गया था और हासिल कुछ नहीं था, केवल वो एक डेमोक्रेटिक थे। अभी राकेश उपाध्याय जी ने कहा कि भाई उनको इस नाते दे दिया गया। ये दिखाता है कि समिति किस तरीके से दबाव में और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंडर में काम करती है। ट्रंप ने भी कह दिया भाई किस काम के लिए बराक ओबामा को दिया गया था नोबेल। तो क्या लगता है आपको कि ये ट्रंप कार्ड रहेगा ट्रंप के पास, और इस जरिए से अगर वो कोई भी एक्शन लेते हैं, अपनी किसी भी तरीके से खींच निकालते हैं, तो फिर वो जायज मानी जाएगी? अनुराग जी, देखिए, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि ट्रंप इस पूरी दौड़ में शामिल नहीं होते, इतने महीनों से नोबेल प्राइज का हल्ला नहीं मचाते, बल्कि अपनी तरफ से गिव अप कर देते, आपने जैसे लता मंगेशकर जी का उदाहरण दिया, और तब यदि वो इसकी पूरी नोबेल पीस प्राइज कमिटी
की स्वायत्तता पर या उसकी वो किस तरह से चयन करती है इस पे तब यदि प्रश्न चिन्ह लगाते तो पूरा विश्व उनको सुनता देखता। पर अभी जिस तरह से उन्होंने इसे, मैं फूहड़ शब्द इस्तेमाल करना नहीं चाहती थी, पर वो एक बहुत फूहड़ लगा इस प्रकार से अलग अलग देश के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनको दबाव में ला करके, यहाँ तक कि अभी पुरस्कारों की घोषणा के कुछ घंटे पहले पुतिन की तरफ से भी इस तरह के बयान आए कि रशिया की तरफ से भी इस बात को समर्थन है कि ट्रंप को ये पीस प्राइज मिलना चाहिए। और मुझे वहीं से लग गया था कि ट्रंप को पीस प्राइज नहीं मिलेगा, क्योंकि जब पता होता है, आपको अलास्का मीट के वो सारे क्षण याद होंगे जब हिलेरी क्लिंटन ने बहुत हंसते हुए कहा था कि यदि अलास्का मीट सफल रहती है और ट्रूस हो जाता है, ट्रंप इस ट्रूस को करवा पाते हैं तो मैं स्वयं उनका नॉमिनेशन करूंगी नोबेल पीस प्राइज के लिए। उसी क्षण एक्सपर्ट्स को समझ में आ गया था कि इस मीट का नतीजा क्या होने वाला है। तो ट्रंप के हवाले से ये है, पर नॉर्वे बहुत छोटा सा देश है, वहां के जजेस की कमिटी है, गुस्सा निकालेंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बाइडेन से जब हारे थे तब आपको याद होगा कि कैपिटल हिल में किस प्रकार की हिंसा हुई थी। तो ये एक ट्रंप के हवाले से पॉइंट है, हम यदि उनका इतिहास वर्तमान देखें तो यदि हम नोबेल पीस प्राइज कमिटी को देखें अनुराग जी, तो मैं 3 उदाहरण लूंगी। आप मलाला यूसुफजई का नाम ले लें, हम अभी थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल से और भी नामों की बात करते थे, ओबामा की हमने बात की कि उनको किस बिना पे मिला। हम अपने भारतीय कैलाश सत्यार्थी जी का नाम ले लें, जिनको 2014 में ये पीस प्राइज मिला था। इनमें से किसी ने इस प्राइज के लिए ना हल्ला मचाया था ना स्वयं ने लॉबिंग की थी, इनके लिए किसी लॉबी ने लॉबिंग की थी। और यही राजनीति है नोबेल पीस प्राइज के पीछे की। एक विचारधारा से प्रेरित होकर हम सभी जानते हैं कि ये कमिटी काम करती है। ओबामा देखिए, ये दे पिक अ फेस। ओबामा को क्यों मिला? ओबामा एक डिप्लोमेट थे, डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति थे, अश्वेत डेमोक्रेटिक अमेरिकन राष्ट्रपति थे, इसलिए उनको यह पुरस्कार मिला। मलाला यूसुफजई को क्या सिर्फ एक गोली खाने के लिए? ऐसी बहुत सारी लड़कियां थी, उनके साथ की एक और लड़की थी, पर उनको क्यों मिला? बिकॉज शी वाज पिक्ड अप फॉर अनदर मिशन, आइडियोलॉजिकल मिशन। और आप कैलाश सत्यार्थी जी को भी देख लीजिए, तो एक आइडियोलॉजिकल इंक्लिनेशन इस कमिटी का क्या है वो तो पूरी दुनिया को पता है। तो ये पता होते हुए कि ट्रंप नेशनलिस्ट है, रिपब्लिकन है, वो इस दौड़ में शामिल क्यों हुए? मैंने जहां से बात शुरू की थी वहीं पर आऊंगी। तो ना मिलना तो तय था, लेकिन हाँ, अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा खींच भी निकालना उनका ठीक है। मंजू सेठ जी, ये खींच भारत को किस रूप में झेलनी पड़ सकती है? क्या इसका भारत को कुछ खामियाजा उठाना पड़ेगा और पाकिस्तान को कोई रिवॉर्ड मिलता हुआ हमें दिखाई देगा निकट भविष्य में? आई थिंक ऑलरेडी काफी हमारे अगेंस्ट उन्होंने एक्शन ले लिया है। H1B वीजास को लेके, टैरिफ्स को लेके, हर एक चीज के लिए वो जैसे कहते हैं ना, हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं भारत के। और स्पेशली लीडरशिप के अगेंस्ट कि मुझे आपने ये, और जो बार बार हमने उनको वो ड्यू क्रेडिट नहीं दिया कि हाँ आप रिस्पॉन्सिबल हैं वॉर रोकने के लिए। हाँ, वॉर उन्होंने शायद पाकिस्तान पे दबाव डाल के रोकी होगी जरूर, लेकिन मध्यस्थता नहीं किया। तो फाइन डिफरेंस नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान से बात करके रुकवा दी है। मुझे ऐसे लगता है कि ये वजह से वो बार बार बोल रहे हैं, और भारत ने उनका सपोर्ट नहीं किया इस मामले में। और नॉन नॉमिनेशन में भी हमने कोई बात नहीं की, ना हमने उनको सपोर्ट किया। तो ऑलरेडी बात भी कर रहे हैं कि मैं 100% लगाऊंगा ब्रिक्स कंट्रीज पे, और इस पे लगाऊंगा तो क्योंकि ब्रिक्स के किसी भी मोस्ट कंट्रीज हैव नॉट उनको इतना सपोर्ट नहीं किया, तो उनको ये मुझे लग रहा है कि वो कोई ना कोई एक्शन लेंगे। बट क्या एक्शन लेंगे वो तो हर वो सुबह उठते हैं और एक नया एक्शन लेते हैं कि आज मैं ये करूंगा। तो आई डोंट नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। बट हाँ, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे भारत के खिलाफ उनको, क्योंकि अब वो भारत से बहुत ज्यादा नाराज हैं, भारत की लीडरशिप से बहुत नाराज हैं। और मुझे लग रहा है कि वो मांगा के चक्कर में उनको लगा कि भारत बिल्कुल उनके साथ हर एक चीज में खड़ा रहेगा, यस यस यस, और कंट्रीज की तरह हमने जो नहीं किया यस यस, तो उससे वो नाराज हैं। और इसके एक जो खींच है, तैयार रहना चाहिए हमें। जी ठीक है, ठीक है। टिक्कू सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस खींच के साथ ट्रंप ने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि 8वां युद्ध विराम बहुत जल्द वो करवाएंगे, रूस यूक्रेन का उन्होंने नाम लिया। और उन्होंने ये भी कहा, मतलब उतावलापन उनका इस कदर था कि उन्होंने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो गाजा कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं। देखिए, जैसे अभी बताया गया, ट्रंप
इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं, आज कुछ कहते हैं, कल उसके उल्टा कहते हैं, परसों फिर वैसे बात करते हैं। तो ट्रंप क्या बोलते हैं, मुझे लगता है कि हाँ पावरफुल आदमी है, दुनिया का सबसे पावरफुल एग्जीक्यूटिव पोस्ट है उनके पास, तो असर तो पूरे विश्व में होता है उनके स्टेप्स का। लेकिन जहाँ तक ये नोबेल प्राइज़ की बात है, मेरे ख्याल से ये डेड इशू बन गया अभी। भारत के लिए तो पहले से ही डेड इशू था, क्योंकि हमने वो नहीं किया जो वो चाहते थे हम करें, और शायद ये मैसेजिंग भी उनको गया है कि आप भारत को पुश नहीं कर सकते बियॉन्ड अ पॉइंट। नो हाँ, एक चीज़ है, वो बहुत विंडिक्टिव हैं, और उन्होंने, आपने देखा होगा, जो भी उसके बरखिलाफ खड़ा हुआ पहली टर्म में, तो उन्होंने उसके साथ क्या किया अमेरिका के अंदर ही। तो मैं मानता हूं कि जिन्होंने उनको नोबेल प्राइज नहीं दिया, इतनी लॉबिंग के बावजूद, इतना सिर पिटाने के बावजूद, डेफिनेटली उनको गार्ड पर रहना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि ये भारत के लिए, और इवन विद इन अमेरिका, ये अब डेड इशू होगा। कहीं अब ऐसा ना हो कि वो अब जंग रुकाने के बजाय और जंग शुरू कर दे। ठीक है, लेकिन के सिन्हा साहब, अभी उम्मीद जाहिर की गई इसी डिबेट में कि ट्रंप अभी उम्मीद नहीं हारे होंगे, उन्हें लगेगा कि अगला नोबेल उन्हें मिल सकता है। तो क्या अब जंग रुकवाने की बजाय अगर ट्रंप जंग करने लगेंगे, तो ये तो उनको पता चलेगा कि अगर अब मैं जंग में जाता हूं या कुछ इस तरीके का संकेत विश्व कम्युनिटी को देता हूं कि भाई अब मैं खींच में हूं और इस वजह से मैं बदले ले रहा हूं, तो फिर तो हमेशा हमेशा के लिए नोबेल गया उनका। अभी तो फिर भी एक उम्मीद है। के सिन्हा सर। अच्छा, मैं आप पूरी बात तो नहीं सुन सका, शायद आप ट्रंप के बारे में कुछ पूछ रहे थे कि ट्रंप साहब क्या रिएक्ट करेंगे। यदि मैं सही हूं तो ठीक, मैं इसमें जवाब देता हूं। नहीं, मैंने आपसे ये पूछा कि अगर वो खींच निकालने के लिए कुछ युद्ध जैसा कदम उठाते हैं, किसी से बदला लेने जैसा कदम उठाते हैं, तो फिर अगली बार भी उनकी उम्मीद खत्म है नोबेल मिलने की, जबकि अभी ट्रंप अगली बार से शायद अगली बार नोबेल मिलेगा इस उम्मीद में होंगे। जी, आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। मैं समझा उसको मैं बताता हूं कि अपनी खींच निकालने के लिए ट्रंप साहब क्या करेंगे। देखिए, मैं ट्रंप भी ऐसा नहीं कि एब्सोल्युटली बचकाना है, ट्रंप भी लगते हैं बचकाना, मगर कहीं ना कहीं उनका भी डीप थॉट होता है। मिडनाइट हैमर आपको याद होगा जो इन्होंने इजराइल पे किया था। मिडनाइट हैमर ऐसा नहीं कि किसी राष्ट्रपति ने किया हो ईरान के ऊपर में, जो 90 आपका मोर देन 38 आवर्स का उन्होंने अमेरिका के कॉन्टिनेंट से उड़ा करके प्लेनों को ला करके और मिडनाइट हैमर किया उन्होंने B-2 बॉम्बर से वहाँ की। तो अमेरिका ने तो ये किया है। उसके अलावा पूरा का पूरा अभी आप देखिएगा तो वहाँ बिल्डअप है, यदि आप जाके देखें वेनेजुएला के ऊपर में। और वेनेजुएला के अंदर में ऐसा नहीं कि केवल वो ड्रग कार्टेल के ऊपर में काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी जो घी की आग पड़ी है उनके ऊपर में, यदि आग में बोलिए कि आग में जो घी डाला गया है, मारिया कोरोना माचांडो वही की है, वेनेजुएला की है। भले ही वो शायद ट्रंप के साथ में कुछ अलाइनमेंट ऐसा लगे कि ऑपोजिशन पार्टी की है और वहां पर वो निकालना चाहते हैं। ठीक, मैं जो अभी है मादुरो को, मादुरो, देखिए आज की बात में बात यह है कि पूरे विश्व के अंदर में जिस तरह से अमेरिका चीज़ों को कर रहा है, ये 21वीं सेंचुरी में जो रीसेटिंग हो रही है, तो देखिए ये तो कहीं ना कहीं पीछे लग जाएंगे। अमेरिका एक चीज़ के ऊपर में डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं जो बहुत कम लोग उसको देखते हैं। वो पूरे विश्व को 2 हिस्सों में बांटना चाह रहे हैं।